हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शायद आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं और सर ने परिचय भी करवा दिया है। मैं ओवरऑल आप लोगों को जैसा पता ही है, ज्योग्राफी को लेकर के अपन लोग बात करेंगे और इसमें से अपन उस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल में क्या है कि ये क्लासेस जो आपकी चल रही हैं कंपटीशन को लेकर के, आप सभी लोग शायद मुझे लगता है मैक्सिमम लोग बीएड कर रहे होंगे या एसटीसी कर रहे होंगे, जो भी है इंटीग्रेटेड है आप लोगों का, या शायद यूजी बीए बीएससी वाले भी शायद है कोई, हाँ है ना, मतलब लगभग शायद फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट मैक्सिमम है ना। तो अब आप लोगों का सरोकार आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम से होने वाला है और अपन सब लोग जानते हैं कि एक जो एकेडमिक या कॉलेज लेवल का जो आपकी स्टडी होती है और एक कंपटीशन एग्जाम, उसमें दिन रात का अंतर होता है। कंपटीशन एग्जाम जो होता है, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में क्या होता है कि जो अपन लोग स्टडी करते हैं तो अपने पास एक फिक्स सिलेबस होता है और अपन लोगों को पता होता है कि क्वेश्चन का क्राइटेरिया कहाँ है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और क्या पढ़ना है ना। तो उसके आधार पर फिर जो है वो अपन लोग एक अच्छा परसेंटेज भी बना सकते हैं। कंपटीशन की इतनी ज़्यादा कोई मारामारी नहीं होती है, अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज कम भी बन गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लिए कोई चांस खत्म हो गया या अपन को कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कभी पासिंग मार्क्स भी आ गए, कभी आप लोग टॉप भी कर गए, इन सब चीज़ों से अपने लिए कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन एग्जाम में लिखा हुआ तो ये रहता है कि सिलेबस, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी वीडियो वगैरह के जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, कंप्यूटर वाला एग्जाम हो रहा है, एक्चुअल में क्या है कि इसमें जैसे उसने एक शब्द डाल दिया राजस्थान का भूगोल, या जैसे उसने एक शब्द डाल दिया कि भारत की प्राकृतिक, भारत की का जो है वो प्राकृतिक परिवेश। अब बच्चा कंफ्यूज है कि राजस्थान का भूगोल लिख दिया, राजस्थान के भूगोल में मैं पढ़ूं क्या सर, प्राकृतिक परिवेश भारत का लिख दिया सर उसने और अंदर कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किए। तो टॉपिक जब अंदर उसने डिसाइड नहीं किए, डिफाइन नहीं किए टॉपिक को, तो वहां पे फिर उसको क्या पढ़ना है? क्योंकि देखो जो पेपर सेट कर रहा है उसके पास में तो वास्ट एरिया हो गया, भारत का भूगोल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और आपको उसके लिए मेंटली तैयार रहना है। तो कंपटीशन एग्जाम जो है वो आपका जो अभी तक का रूटीन के एग्जाम थे उससे अलग है, लेकिन एक होवा जरूर बना दिया गया है कि ये इतना टफ है, इम्पॉसिबल वाली चीज है, बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको भी आप सिस्टमेटिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से अगर उसकी तैयारी करते हो और परीक्षा की अप्रोच को ध्यान में रखते हो अगर आप लोग तैयारी करते हो, तो कंपटीशन एग्जाम में भी अपन लोग जो है वो न सिर्फ बहुत बेहतर मार्किंग ला सकते हैं, अपितु क्योंकि अपना क्राइटेरिया, देखो एक छोटी सी बात जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अपन लोग शुरुआत करते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम के एग्जाम्पल से, ठीक है, क्योंकि अपन आज ज्योग्राफी को लेकर के और फिर अपन लोग कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ भूमिका बना देता हूं। जैसे अगर अपन लोग देखें, मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं आरएस के एग्जाम की, ठीक है। अब आरएस के एग्जाम की अपन लोग बात करते हैं तो आरएस के एग्जाम के अंदर प्री होता है, उसके बाद में मेंस होता है और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। अब सबसे पहला जो फेज है वो है आप लोगों को प्री क्लियर करना, ठीक है। अब प्री क्लियर करना है तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर अपन लोग देखें तो अभी का जो आरएस हुआ, जिसका मेंस का एग्जाम अभी कई सारे बच्चे दे रहे हैं, जो 2020 का जो आरएस हुआ, तो उसके अंदर और उससे पहले आरएस हुआ था आप लोगों के 2016 में, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोनों में कंपैरिजन करके और फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बेसिक डिफरेंस क्या रहा। जैसे यहाँ पे अगर अपन लोग देखें, क्योंकि अपन सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट टीएसपी से ही रिलेटेड है ना, अपन लोग टीएसपी रिलेटेड है, तो अब मैं टीएसपी की बात करूंगा, क्योंकि इसमें क्या है आप लोगों को पता होगा टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की अलग अलग मेरिट जाती है और दोनों की पोस्टें भी अलग अलग होती है। अगर अपन लोग देखें तो आरटीएस तक की जो पोस्ट है उसमें टीएसपी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, भले वो टीएसपी में किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, है ना। तो आरटीएस के ऊपर की जो पोस्टें हैं, जिसको अपन लोग कहते हैं कि ये वो पोस्ट है जो प्रॉपर आरएस की पोस्ट है, वहां पे हम लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ नहीं है। तो वहां तक की अगर अपन लोग बात करते हैं तो 2016 के अंदर जो मेरिट थी उस समय, ये जो मेरिट था उस समय वो था लगभग आप लोग यूं मान लीजिए कि 69 से 68 मार्क्स जिस बच्चे का था उसका 2016 में प्री क्लियर था, ठीक है। अब 2020 की अभी जो 2021 लास्ट में जो नवंबर में जो रिजल्ट आया था 2021 में, उसकी अगर अपन लोग बात करते थे, ये जो मेरिट थी, क्योंकि अभी तक का आरएस का ये पैटर्न रहा हुआ था आज तक का कि टीएसपी का स्टूडेंट अगर कोई भी है तो उसकी मेरिट 65 से 75 के बीच में रहती थी और बच्चे इसी को लेकर के प्रिपरेशन करते थे।
और दूसरी बात स्टेट मेरिट की अगर अपन लोग बात करते हैं, जैसे यहां मैं आपको स्टेट मेरिट की बात करता हूं, जो मेरिट 69 68 टीएसपी की रही थी, वही मेरिट जब स्टेट की अपन लोग बात करते हैं 2016 में, तो उस समय जो मेरिट थी वो गई हुई थी आप लोगों के 78 से 79 मार्क्स। यानी कितने का डिफरेंस था, कितने मार्क्स का डिफरेंस था, 10 मार्क्स का। मतलब अपने यहां का बच्चा जिसके 10 मार्क्स कम भी हैं वो भी आरएस प्री देगा ऑल स्टेट के दूसरे बच्चे की तुलना में, है ना। तो हमारे को एक गैप था, यानी कम मार्क्स ला करके भी आप लोग प्री क्लियर कर लेते थे। अब अभी का अगर अपन लोग क्राइटेरिया देखें, जो 2021 के अंदर जो रिजल्ट आया, 2021 का जो आरएस था उसका अगर अपन लोग देखें तो इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो टीएसपी की जो अभी मेरिट गई है वो गई है 81 मार्क्स। कितना गया है, 81 मार्क्स, ठीक है। और नॉन टीएसपी का जो मेरिट गया है वो है 82 मार्क्स। अब देख लो ये जो अंतर आया है, देखो आप कई लोगों को शायद आरएस से कोई मतलब नहीं हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन आप इसको यूं मत सोचो कि ये आरएस को लेकर के बता रहा हूं मैं, खाली एग्जांपल आरएस का है। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि देखो कंपटीशन एग्जाम में अभी क्या परिवर्तन आया है। जैसे यहां पे अगर अपन लोग देखें तो आज से पहले जो डिफरेंस होता था इन दोनों के बीच में वो लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस होता था। कितने मार्क्स का डिफरेंस होता था, 10 मार्क्स का। और अभी जो डिफरेंस है वो सिर्फ कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का डिफरेंस, ओनली 1 मार्क्स। आप लोग देख लीजिए कंपटीशन किस कदर बड़ा है कि यहां का बच्चा भी स्टेट के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो अपन लोगों को यह नहीं समझना है कि टीएसपी में है हम लोग तो हम लोग इजी वे में किसी भी कंपटीशन को क्रॉस कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समय जो मेरिट आज तक के इतिहास में 70 से ज्यादा कभी टीएसपी की नहीं रही थी, वो इस बार की मेरिट पहुंच गई 80+। मतलब यहां पे भी बच्चे में जागरूकता आई है, टीएसपी का बच्चा भी ज्यादा मेहनत करने लग गया है, वो भी ज्यादा मार्क्स लाने लग गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा कंपटीशन को लेकर के अवेयर है, जागरूक है। जैसे आज में यहाँ पर 100+ स्टूडेंट हैं, जबकि आप लोग ऑलरेडी 3rd ईयर में हो, है ना, और उसके बावजूद भी आप इतनी अच्छी संख्या में यहाँ बैठे हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कॉलेज टाइम के बाद में। ये शो करता है कि आप लोग अवेयर हो अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। तो यहां पे ये पता चलता है कि अब हम लोगों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है। एक और जैसे, तो यहाँ 81 और यहाँ पे 82, तो 81 वाला जो स्टूडेंट है वो अभी आरएस प्री का जो है वो एग्जाम क्लियर करके और फिर मेंस का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई। अब अगर अपन लोग अभी थोड़ा सा एक क्राइटेरिया को छोड़ दें, आप लोगों को पता होगा कि जो पिछली बार जो था रीट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो पिछली बार 100 मार्क्स वाला फर्स्ट लेवल में सेफ माना जा रहा था, लेकिन इस बार आप लोगों ने देख लिया डबल में कट ऑफ कितनी गई है, 110। जनरल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एसटी एससी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। कितनी कट ऑफ गई है, 110 मार्क्स डबल में। और अगर आप लोग देखोगे कि अगर जनरल का स्टूडेंट, वैसे तो मेरे जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो 116 117 वाला जो बच्चा है उसका हो सकता है, लेकिन अगर सेफली गिनो तो 120 वाला बच्चा सेफ है, मतलब 120+ मार्क्स। तो आप लोग सोच लीजिए अगर आप रीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं, और ये मार्क्स आउट ऑफ 150 हैं। वो तो ठीक है कि आप लोगों के माइनस मार्किंग नहीं होती है, अगर माइनस मार्किंग होती तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं आप लोग 60% भी नहीं ला पाते और क्वालिफाइड भी नहीं हो सकते। ये सच है, कंपटीशन एग्जाम का बहुत बड़ा जो है ना पार्ट है नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब देखो मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि सर आकर के हमको नेगेटिव चीज बता रहे हैं। सर आकर के आपको हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं, नेगेटिव चीज नहीं है। अच्छी बात है कि हम लोगों को अभी से पता है कि अभी यहां पर भी कंपटीशन बढ़ रहा है, यहां पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमको उस लेवल पे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो ये तो एक पहली चीज हो गई कि प्रतियोगी परीक्षा में हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि अभी पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज बताता हूं, अब जो दूसरी चीज है अगर अपन लोग देखें वो है नहीं, क्या है, चलो हाँ, अब देखो एक चीज क्लियर होगी आपके दिमाग में कि किस प्रकार से चेंज आ रहा है, कैसे हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की जब आप लोग तैयारी करते हो तो उसमें एक बेसिक चीजें हैं। जैसे अपन लोग छोटे से चीजों से यहां पे शुरू करते हैं। अगर अपन लोग देखें तो जैसे पटवार, ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो रीट, उसके बाद में अपन लोग देखें तो सेकंड ग्रेड, उसके बाद में अपन लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रेड, और फिर अपन लोग देखते हैं आरएस। ये सारे एग्जाम है। अगर एक बच्चा जो यहां से प्रिपरेशन शुरू करता है पटवार से लेकर के और यहां तक तैयारी करता है, तो उस दौरान कुछ ऐसे टॉपिक हैं
जो सभी के लिए बेसिक रूप से कॉमन होते हैं, परंतु हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर उसका अप्रोच अलग होता है। तो यहां पे अगर अपन लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में ऐसा कौन सा पोर्शन है साहब जो सब जगह पर कॉमन आता है और जिसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर उन चीजों पे अपन लोग कंसंट्रेट करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो अभी जो पिछले कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा करके आप लोग देख लीजिए, जो भी उसके क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए आपने एक 100% माना है कि 100% क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन मान लिया आप लोगों ने, तो उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन। और ये जो 20 क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योग्राफी हमारी मदद कहां करती है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, किस प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं, उन चीजों पे हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जो है एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताइए, क्योंकि अपन लोग अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 6 से 7 दिनों का एक टाइम पीरियड रहेगा, तो आप लोगों को इसमें एक तो ये तरीका हो सकता है टच एंड गो मेथड में अपन लोग जो है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा आपके टॉपिक मान लीजिए 7 दिन है, 7 घंटे, तो अपन 5 टॉपिक कवर करवा सकते हैं। या एक ये हो सकता है कि नहीं सर एक ही टॉपिक लो और उस एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। दोनों चीजें हैं हमारे सामने। अब हम लोग किस पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि सर ये टॉपिक पढ़ाओ, उस टॉपिक पे आप लोगों की अगर कोई क्यूरियोसिटी हो, है ना, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कोई भी टॉपिक शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आप लोग जो भी टॉपिक कहोगे इंडिया और राजस्थान में से वो टॉपिक अपन शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है ना, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्या मानसिकता आप लोगों की। आप लोग ये चाहते हो कि नहीं सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जाए, या फिर अपन लोग किसी एक टॉपिक को ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ें, जिसको डीपली स्टडी करें, किसी एक टॉपिक पे फोकस करें। आप लोग क्या चाहते हो, किसी एक टॉपिक को ले अपन, है ना, और उस टॉपिक पे अपन लोग चर्चा करें। अब देखो अपन लोग यहां पे, जैसे मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर अपन लोगों को पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट, जैसे यहां पे दोनों है हमारे सामने, एक तो है इंडिया और एक है राजस्थान, ठीक है। तो इंडिया और राजस्थान जब उस दोनों की हम लोगों को स्टडी करनी है तो टॉपिक्स जो होंगे उसको जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे यहां पे अपन लोग देखें, यहां पे हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है वो आता है आप लोगों के इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंडिया का इंट्रोडक्शन और राजस्थान का इंट्रोडक्शन, दोनों का ही कंपैरिजन करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आते हैं, इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में फिर अपन लोग जो दूसरी बात करते हैं, तो इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपके फिजिकल फीचर्स, ठीक है, यानी कि भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश इंडिया और राजस्थान दोनों का हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद में यहां से हम लोग आ जाएंगे आपके क्लाइमेट में, ठीक है। अब क्लाइमेट में भी क्या है, इंडिया और राजस्थान। अब ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को जो इनमें से कोई भी कंपटीशन एग्जाम को उठा करके ले लीजिए, इसमें इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और ये टॉपिक्स आप लोगों को पूछे ही जाएंगे। ये वो टॉपिक है। क्लाइमेट के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न, और ड्रेनेज का मतलब है नदियां या प्रवाह प्रणाली, वो चीजें हैं। इंडिया का भी स्टडी करेंगे हम लोग, राजस्थान का भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ड्रेनेज के बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं तो यहां से हम लोग बात करते हैं, यहां पे आ जाएगा आप लोगों के मिनरल्स पे, खनिज पे, और खनिज पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं इंडिया और राजस्थान में से, और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं तो ड्रेनेज के बाद में मिनरल्स, मिनरल्स के बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं खनिजों के बाद में, तो आप लोगों के पॉपुलेशन में से करंट के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पे आ जाएगा अपने पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री। ये इतने टॉपिक हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, मिनरल्स है, पॉपुलेशन है और इंडस्ट्री है। ये ऐसे टॉपिक है, इन टॉपिक में से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और इन टॉपिक्स पे अपन लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब देखो कंपटीशन एग्जाम में अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्न का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो अभी जो प्रश्न आप लोग अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन के पूछने का उसका पैटर्न मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि यहां पे राजस्थान में से एक क्वेश्चन उसको पुटअप करना है, ठीक है, राजस्थान में से एक प्रश्न पुटअप करना है। अब वो करेगा क्या कि यहां से होकर के और फिर आपको इसमें एक पैटर्न दे देगा। कैसे पैटर्न देगा, जैसे यहां पे ये हो गया आप लोगों के फर्स्ट में ए, ठीक है, उसने फिर यहां से लेकर के और फिर सेकंड इसने लिया यहां पे बी, उसके बाद में फिर यहां से लिया उसने सी, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है वो यहां से उसने लिया डी। ये उसने 4 पोर्शन बताए। अब वो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न जो राजस्थान की नदियां हैं उन नदियों का अपवाह क्रम बताइए, ठीक है। अब अपवाह क्रम पूछ रहा है आप लोगों से वो। अब उसने किया क्या, ये ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दे दिया। अब यहां पर क्या करेगा, वो नदियों के नाम देगा जिगजैग में, ठीक है। अब नदियों के नाम दे देगा और आपको वहां से उस एरिया को लेना है कि कौन से एरिया में कौन सी नदी बह रही है। जैसे यहां पर ए है तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां से बी है तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी। ये जैसे सी है तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, बाणगंगा हो जाएगी। ये डी है तो यहां से ये कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। अब आपने नदियों का उद्गम देखा, नदियों का समाप्ति स्थल देखा, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन अगर आपने मैप स्टडी नहीं की है और आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच सकते। यह है अप्रोच चेंज कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको हर डायमेंशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हो कि आजकल के कंपटीशन एग्जाम में एक आपने कलेक्टिव रूप से इंफॉर्मेशन ले ली तो उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं अप्लाइड वे के, कि आपको नॉलेज कितना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां जब अपन लोग देखते हैं तो देखो आप लोगों ने जब देखा तो अगर आपने मैप स्टडी किया हुआ है तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो, और अगर आपने मैप स्टडी नहीं किया है तो आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो हम लोगों को सारे एस्पेक्ट जो है वो तय करने होंगे, हम लोगों को सारे एस्पेक्ट पे स्टडी करनी होगी। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी ही नहीं, अगर आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो मैप स्टडी के साथ में पढ़ो। अगर आप लोग हिस्ट्री भी मैप स्टडी के साथ में पढ़ोगे तो उस हिस्ट्री को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। जैसे अपन लोग अगर शुरुआत करते हैं इंडिया और राजस्थान और उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में अपन लोग बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उसका फिजिकल फीचर्स, उस पर अपन लोग चर्चा करें, उस टॉपिक पे चर्चा करें। अपन लोग सिर्फ ये देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने डीप क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर अपन लोग देखें, जैसे सबसे पहले अगर अपन लोग देखा भौतिक प्रदेश, एक ये टॉपिक है भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब भौतिक प्रदेश को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें प्रश्न पूछने कौन कौन से ऐसे इस टॉपिक के सब पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे सामने परिचय, ये सबसे पहली चीज है कि क्या है भौतिक प्रदेश। उसके बाद में आता है उसके कितने प्रकार हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया। उसके बाद में उसकी विशेषता है, विशेषताओं के लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में उसका क्षेत्र, किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है उसको लेकर के क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये ऐसे पार्ट है जहां से होकर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब हम लोग इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, इनका जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये क्या होता है कि जब अपन लोग ओवरऑल उसका स्टडी करते हैं तो फिर वहां से होकर के भी क्वेश्चन कहां से बनता है वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक में से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अपन लोगों को वो चीज पता चल जाएगी तो हम लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम लोगों को ये पता चले कि कौन से टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक में से प्रश्न कहां से आते हैं। अब आप लोग ये कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस कंपटीशन एग्जाम के पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं उसको उठा करके देखो, जितने भी पेपर्स है अभी तक। जैसे सपोज करो अभी आप लोगों को अगर अपन लोग ये देखें, अभी वीडियो का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब तक वीडियो का एग्जाम पहले हुआ है कभी?
पता है किसी को? चलो वो छोड़ो, पटवारी का एग्जाम आप लोगों ने सबने दिया होगा। तो पटवारी का एग्जाम जब भी हुआ है उस समय उसमें से जो जो भी प्रश्न आए हैं, तो उस प्रश्न के पूछने का अप्रोच क्या है, कहां से प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो आप लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को देखा और उसमें से अगर आप लोगों ने फाइंड आउट किया, तो फिर आप लोग वहां पे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अपन लोग अब यहां पे सब्जेक्ट की जब हम लोग भूमिका की बात करते हैं या इस सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट में से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और इस सब्जेक्ट में प्रश्न पूछने का उसका पैटर्न क्या है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन लोग यहां पर लेते हैं। सपोज करो यहां पे अब अगर अपन लोग, ये रहा एक पोर्शन है, ठीक है। अब जब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, अब इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के अंदर प्रश्न पूछने का उसका तरीका अलग हो सकता है। अब इसमें से क्या प्रश्न पूछ सकता है, क्या तरीका हो सकता है, अगर उस चीज के बारे में हम लोग देखें तो यहां पे जब अपन लोग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो किस देश से लगता है, पाकिस्तान से लगता है। अब यहां पे जब हम लोग देखेंगे ये एरिया है वो किससे लगता है, चाइना से लगता है। यहां पे जब हम लोग देखेंगे ये एरिया किस पोर्शन से है, नेपाल से है। अब यहां जब अपन लोग देखें तो एक चीज जो आप लोगों को पता होगा, यहां पे एक एरिया है यहां से होकर के, और फिर कौन सा देश है, अफगानिस्तान। अब प्रश्न पूछने का जो उसका पैटर्न है, उसने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा, डूरंड रेखा निर्माण, या यूं कह सकते हैं आप लोग डूरंड रेखा स्थित है, यह उसने एक प्रश्न पूछा, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर वो आज की तारीख में पूछ रहा है कि स्थित है, आज की तारीख में अगर वो पूछ रहा है कि डूरंड रेखा स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जब देखोगे तो यहां अफगानिस्तान और यहां पे पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। लेकिन अगर उसने यहां पर है शब्द नहीं लगाया है और डूरंड रेखा विद्यमान थी, अगर यह शब्द उसने लिखा है यहां पर, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब उसका डूरंड रेखा का जब निर्धारण किया गया, जब हमारा देश जो था वो आजाद भी नहीं था, तो उस समय ये जो पूरा देश है वो एक ही था, अविभाजित भारत था। तो ऐसी स्थिति में किसके बीच में थी ये, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन आज किसके बीच में हो गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो यहां जब अपन लोग इसको देखते हैं इस पोर्शन को, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है ना। तो आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो पूछ क्या रहा है, और आप लोगों को जो उत्तर पता है वो उन चारों ऑप्शन में से वो आंसर आप लोगों को मिलेगा, चारों ऑप्शन में से। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग उस क्वेश्चन को कितना बेटर तरीके से पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक को हम लोगों ने कितना बेटर तरीके से पढ़ा है। जब तक हम लोग उस टॉपिक को इतना बेटर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग जो है उस प्रतियोगी परीक्षा में क्या हम लोगों को तैयारी करनी है वो हम लोग नहीं बता सकते। तो यहां पे अगर अपन लोग एक एक करके उस टॉपिक की स्टडी करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। आप लोगों ने इंडिया और राजस्थान के फिजिकल फीचर्स पढ़ रखे होंगे, पढ़े हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का मुझे कोई भी उसका डेफिनेशन बता सकता है, फिजिकल फीचर्स का डेफिनेशन कोई बता सकता है भौतिक प्रदेश का, कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? कोई भी इसका मुझे डेफिनेशन जो भी आपको आता हो। हाँ, भूआकृतिक स्वरूप। बैठो, भौतिक प्रदेश। अब देखो एक्चुअल में आप लोगों ने इसमें एक तो होता है भौतिक प्रदेश। अब देखो प्रदेश का मतलब क्या हो गया, कोई एक क्षेत्र, ठीक है। अब किस रूप में अलग है वो, तो अलग अलग प्रदेश, जैसे प्रादेशिक प्रदेश हो गया, एक होता है प्रादेशिक प्रदेश, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक प्रदेश, एक होता है भौगोलिक प्रदेश। यहां हम लोग बात करते हैं भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में क्या आ जाएगा, इसमें एक शब्द है भू। भू यानी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो स्वरूप है, तो भू और उसका जो स्वरूप है यानी पृथ्वी का स्वरूप, और उस स्वरूप के आधार पर उस क्षेत्र का निर्धारण करना, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक प्रदेश। अब इसको अगर अपन लोग देखें, या इसका जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब देखते हैं तो पृथ्वी का जब हमारा निर्माण हुआ उसके बाद की स्थिति देखते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे फर्स्ट ईयर में। और वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, एक तो है पर्वत, एक है पठार, और एक है मैदान, ठीक है। तो पर्वत, पठार और मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। तो जब आप लोग भौतिक स्वरूप की बात करते हो
या भौतिक प्रदेश की बात करते हो तो किसी भी क्षेत्र को अगर हम लोगों ने पर्वत, पठार और मैदान के रूप में विभाजित किया है, यानी पर्वतीय क्षेत्र को अलग ले लिया, पठारी क्षेत्र को अलग ले लिया और मैदानी क्षेत्र को अलग ले लिया, तो वो हो जाएगा आपका भौतिक प्रदेश। जैसे अगर अपन लोग यहां से देखते हैं, राजस्थान का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान का एनालिसिस करते हैं, तो राजस्थान का एनालिसिस करते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है वो कौन सा हो गया? पठारी प्रदेश। और ये जो एरिया है वो कौन सा हो गया? मैदानी प्रदेश। ठीक है, मतलब दोनों है मैदान, भले ये थार का मरुस्थल है तो भी मैदान है और ये पूर्व का मैदान है तो भी मैदान है तो मैदान ही। ये अलग बात है कि ये मरुस्थल है और ये मैदानी भाग है जिसमें नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तो राजस्थान को अगर अपन लोग ओवरऑल देखें तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। पर्वत जिसमें आपके आ जाएगा अरावली, पठार जिसमें आ जाएगा जिसको अपन लोग कहते हैं हाड़ौती का पठार, और मैदानी भाग। मैदानी भाग में 2 पार्ट हो जाएंगे। मैदानी भाग में कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा जिसको अपन लोग कहते हैं थार का मरुस्थल और एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व का मैदान। अब ये तो हुआ एक टच एंड गो मेथड कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, लेकिन प्रश्न जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हो तो वो सिर्फ यहां से नहीं बनता है। वो प्रश्न बनता है कि बेसिक रूप से इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये क्षेत्र किससे रिलेटेड है, उत्पत्ति कब हुई, वो युग कौन सा था, भारत के किस भौतिक प्रदेश का ये भाग है। अगर अपन लोग चाहें तो इन 4 भौतिक प्रदेशों के सिर्फ इंट्रोडक्शन, यानी भौतिक प्रदेश पूरे की बात सिर्फ इंट्रोडक्शन को लेकर के ही इसमें इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं कि हम लोग उसका आंसर तक पहुंचना हमारे लिए इजी नहीं रहता है। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता देता हूं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अब इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न बन सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति को लेकर के, यह पहला प्रश्न है। अब मूल रूप से यह किससे संबंधित था, यह दूसरा प्रश्न है कि मूलतः अरावली पर्वतमाला किससे संबंधित है। तीसरा प्रश्न, भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो भारत के रेफरेंस में इससे क्वेश्चन बनेगा। चौथा प्रश्न, इसकी उत्पत्ति हुई और वो उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, ये हो गया इसका चौथा प्रश्न। तो अभी तो अपन ने इसको पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, अभी अपन ने इसको पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, उससे पहले यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम लोग उसको पढ़ें तो उसको शुरू करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करें, क्योंकि प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये प्रश्न क्यों पूछ लिया, ये हमारे लेवल का प्रश्न नहीं है। जैसे आप लोगों ने चट्टानों वाला पॉइंट या ये पार्ट पढ़ रखा होगा रीट में, जब आप लोग देखोगे शायद अब तो हट गया है मुझे लगता है, या है चट्टान है ना, चट्टान करके और फिर एक टॉपिक दिया हुआ है, चट्टानों का टॉपिक है। अब देखो इस टॉपिक में आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित। अगर कोई बच्चा इजी वे में रीट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी पटवारी या उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ ये 3 चट्टानों के प्रकार और इनके एग्जाम्पल इतने तक ही सीमित रहना है। लेकिन अब ये आग्नेय चट्टानों में भी फिर 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। और इस बाह्य आग्नेय चट्टान में से प्रश्न पूछ लिया गया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि वो कैसे प्रश्न पूछा उसने। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न अगर मैं आपको बताऊं, आपके जैसे 3rd ईयर में ज्योग्राफी है और उसमें अगर वो प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, और कंपटीशन एग्जाम में उसी प्रश्न को कैसे पूछेगा, दोनों में डिफरेंसेस है। कैसे डिफरेंसेस है? जैसे अपन लोग बात करते हैं आग्नेय चट्टान की, मैं वापस आ रहा हूं टॉपिक पे, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न अगर पूछा जा सकता है तो यहां से भी प्रश्न डीप में पूछा जा सकता है। और जरूरी नहीं है आजकल के कंपटीशन में, आप लोगों ने देखा होगा ग्राम सेवक पदेन सचिव का एग्जाम, पेपर उठा करके देख लीजिएगा पिछले बार का, इससे पिछली बार का। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब वो लेवल नहीं रहा है। हाँ, इन्होंने क्या किया है, आरएस का अपना एक अलग लेवल कर दिया और बाकी कंपटीशन का अलग लेवल कर दिया। अब यहां देखिए, जैसे आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बताया सर, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे क्योंकि यही प्रश्न आना है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर अपन लोग, तो जैसे इसमें बात करते हैं अपन लोग ग्रेनाइट की, ठीक है, जो इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा अपन लोग बात करते हैं बेसाल्ट की, जो इसका एक एग्जाम्पल है। अब आपके यहां प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपके यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा
कि बेसाल्ट किसका उदाहरण है? यह प्रश्न पूछा गया। 4 ऑप्शन आएगा। एक तो होगा आग्नेय, बी होगा अवसादी, सी होगा कायांतरित और डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे दिए। आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण? आग्नेय का उदाहरण। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में वो क्या पूछेगा? आंतरिक आग्नेय, बाह्य आग्नेय। अब यहां जाकर के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार है तो आग्नेय चट्टान है, वो आंतरिक आग्नेय है या बाह्य आग्नेय है, हम लोग आंसर क्या दें? अब एक चीज तो बच्चे ने क्लियर कर ली है कि इन दोनों में से तो उत्तर नहीं है साहब, इसमें और इसमें से आंसर है। और यही कंपटीशन एग्जाम है। 2 उत्तर तो आप तुरंत रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन जो 2 बचे हैं उसमें से कौन सा आंसर होगा वो तय करेगा आपकी स्टडी, कि आपने उस सब्जेक्ट का डीपली स्टडी किया है या नहीं किया है, आपके उस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बस यही जो अंतर है ना, वही मुख्य एग्जाम यानी आपका जो एकेडमिक का या कॉलेज लेवल का एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम, उस दोनों में यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। जैसे एक बेसिक प्रश्न पूछ लिया उसने बेसिक प्रश्न पूछ लिया उसने यहां से लेकर के, और फिर अपन ने जो अभी देखा भौतिक प्रदेश में अरावली, ठीक है। अब अरावली से लेकर के और फिर उसने एक बेसिक प्रश्न पूछ लिया कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई, तो आप लोगों को सबको पता है प्री कैम्ब्रियन में हुई। लेकिन वाकई में वो प्री कैम्ब्रियन जो है वो किस कल्प से संबंधित है वो आपको आज तक नहीं पता है। और यही आपका जो एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में जो बारीक अंतर है वो अंतर यही है। सीधा प्रश्न आएगा तो मैंने जो पहले दिया था कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे दिया, आप आराम से आंख मीच करके कर दोगे सर ये राइट है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो यहां पे और डीप जाएगा, बाह्य आग्नेय, और यहां पे आ जाएगा आंतरिक आग्नेय। अगर आपको पता है कि आग्नेय चट्टान यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा बाहर निकलता है और बाहर निकल करके जमता है और उसके जमाव से जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय शब्द में ही वो अर्थ है, आग्नेय यानी अग्नि से निर्मित चट्टान। तो अग्नि क्या है रियल में? लावा, क्योंकि पृथ्वी के जैसे जैसे भीतर जाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? तापमान बढ़ता जाएगा। तो अंदर से जो पदार्थ बाहर निकलेगा वो गर्म है, तो वो पदार्थ यहां बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके जब वो पदार्थ ठंडा होगा तो उसके ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब आपको अगर पता है कि ये बाहर आया है और आग्नेय चट्टान बनी है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी तो अपन जानते हैं ना कई प्रकार की शिराएं होती हैं, होती है कि नहीं होती है? छोटी छोटी नालियां होती, नालीनुमा पार्ट होते हैं। तो ये लावा जब बाहर निकलेगा तो उसमें भी जाकर के जमेगा कि नहीं जमेगा? बोलो नहीं जमेगा क्या? जमेगा। तो जब अंदर जमेगा तो उसके जमाव से जो चट्टान बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे? आंतरिक आग्नेय। और बाहर निकल करके जो चट्टान बनेगी उसको अपन लोग क्या कहेंगे? बाह्य आग्नेय। तो आप लोगों को अगर ये डिफरेंस बताया है और आपको अगर ये डिफरेंस पता है तो फिर आप लोग उसके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप लोगों को यह पता है कि जैसे अपन लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, फिजिकल फीचर्स, इसमें साउथ का क्वेश्चन अपन लोग पढ़ते हैं, साउथर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। अब दक्षिण के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किस चट्टान से हुआ है? आप सब लोगों को पता होगा किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट। लेकिन वो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान है। कौन से चट्टान है? और यहां पे जाकर के आपका आंसर राइट होगा। और इस प्रकार के प्रश्न, और ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पिछली बार की रीट जो थी उसमें पूछा गया। अब आप वहां ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि सर हमारे तो ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी थोड़े, हम तो सर सिर्फ बेसिक ध्यान लेने के लिए आए, इसने ये तो डीप पूछ लिया। कुछ भी डीप पूछ सकता है, सिर्फ प्रश्न पूछने का उसका तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन को पूछने का उसका पैटर्न बदल जाएगा। वही है कंपटीशन एग्जाम। बारीक अंतर जिस दिन आप लोगों को समझ में आ गया इस दोनों में, उस दिन आप लोग उस कंपटीशन एग्जाम को ज्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर पाओगे। और वही बारीक अंतर समझिए, एक बच्चा आपके साथ में पढ़ रहा है और वो बच्चा अगर 135 नंबर ला रहा है और अपन लोग 110 ला रहे हैं, तो उस पर डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस अपन लोगों को समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए आप जो काम करना चाहिए वो कभी भी नहीं करते हो। मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
क्या उस कंपटीशन एग्जाम के अब तक के पूछे गए पेपर्स किसी ने निकाले आप में से? पटवारी का एग्जाम कितने लोगों ने दिया बताओ मेरे को, हाथ खड़ा करो। या जो ईमानदारी से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं फोकस्ड होकर के, अभी किसी ने नहीं दिया पटवारी का एग्जाम? कुछ लोगों ने तो दिया होगा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कौन सा कंपटीशन एग्जाम दिया? कांस्टेबल का दिया ना? कितने लोगों ने दिया? हाथ खड़ा करो। इतने लोगों ने दिया। अब आप लोगों में से किसने पिछले साल जो पेपर आए हैं वो पढ़े? नहीं पढ़े। पिछले साल अब तक जितने भी पेपर आए, जैसे आप लोग सपोज करो अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना चाहिए? दो काम करने चाहिए हम लोगों को। रीट का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दो काम महत्वपूर्ण है। पहला काम तो यह है उसका सिलेबस उठाओ, और सिलेबस को उठा करके देखना नहीं है, उस सिलेबस को याद कर लेना है, पहला काम। दूसरा जो काम है आप लोगों ने, जो इससे रिलेटेड जो पिछले साल के अब तक के जो रीट के एग्जाम हुए हैं उसके जो पेपर हैं, उन पेपर को मुझे बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने देखा? रीट के पेपर्स को किसी ने सोल्व किया? अभी का जो रीट आया था उसका पेपर सोल्व किया आप लोगों ने? जब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं? गलती हम यही करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर मैं तो 10-10 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा, लेकिन इतने घंटे पढ़ने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम लोग पिछले साल के पेपर्स पढ़ते नहीं। तो यहां जो मैं आप लोगों को बता रहा था, एक ही प्रश्न, अभी तो हमने इसको शुरू नहीं किया है फिजिकल फीचर्स को, उससे पहले से ही 4 प्रश्न बन रहे हैं। सबके ज्योग्राफी है। कितने लोगों की ज्योग्राफी आप लोगों में से? सबके ज्योग्राफी है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक का जो काल है उसको बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? कौन बता सकता है? क्या कहते हैं उसको? क्योंकि फिजिकल फीचर्स जब आप लोग पढ़ोगे तो बेसिक प्रश्न ही वहां से शुरू होगा। तो हम लोगों को जो उस कंपटीशन की तैयारी करनी है तो एक टॉपिक लें, लेकिन उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़े। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद में फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को तैयार करो, उसके मैटर को तैयार करो, है ना? तो ये चीजें हैं। थोड़ा क्या टाइम हो गया? हाँ ठीक है। हाँ, तो अब देखो फिजिकल फीचर्स, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट करो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो आप लोग, वो हेडिंग डाल दो, भूगोल हेडिंग डाल दो, ज्योग्राफी। अजय डस्टर नहीं है? हाँ, हाँ, अब देखो सबसे पहले ज्योग्राफी। अब यहां पे इसके 2 पोर्शन कर दो, 2 पोर्शन कर दो। यहां पे आ जाएगा आपके भारत और यहां पे आ जाएगा आपके राजस्थान। ठीक है, ये 2 पोर्शन है। इस पोर्शन में से अगर अपन लोग देखें तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, सबसे पहले आ जाएगा सामान्य परिचय, ओवरऑल सारे कंपटीशन को लेकर के, और फिर ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं, यहां से जब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, जलवायु। जलवायु से क्वेश्चन आप लोगों के अक्सर बनता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पर अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली, ये टॉपिक हो जाएगा एक। अपवाह प्रणाली के बाद में फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं
कृषि, कृषि के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं खनिज, कृषि के बाद खनिज, और खनिज के बाद में हम लोग बात करते हैं उद्योग। सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह प्रणाली, कृषि, खनिज और उद्योग। ये ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों में से कॉमन है और दोनों का ही कंपैरिजन करते हुए हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और उस कंपैरिजन के तहत अगर आप लोग देखोगे तो हर टॉपिक ऐसा है कि 1 से 2 प्रश्न हर टॉपिक में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। भले आप लोग खनिजों की बात करो, चाहे कृषि की बात करो, उद्योग की बात करो, हर टॉपिक ऐसा है। इवन यहां के जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक, यहां से प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों के बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग यहां से नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक प्रदेश। यहां हेडिंग डाल दो ऊपर, भौतिक प्रदेश, हेडिंग डालो भौतिक प्रदेश। एक तरफ इंडिया और एक तरफ राजस्थान। डिटेल स्टडी की अपन लोग शुरुआत करेंगे, उससे पहले इसका बेसिक, जैसे भारत है तो भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दूसरा है मध्य का मैदान, मध्य का मैदान, उसके बाद में फिर तीसरा है दक्षिण का पठार, उसके बाद में फिर चौथा है समुद्र तटीय प्रदेश। ये 4 पार्ट है यहां। और यहां जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पे 4 पोर्शन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है आप लोगों के अरावली, पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों के थार का मरुस्थल, उसके बाद में आ जाएगा आपके पूर्व का मैदान, और फिर आ जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। अब देखो, हमने यहां पर टॉपिक लिया है भौतिक प्रदेश। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, भौतिक प्रदेश यानी भू आकृति। ठीक है, तो भू आकृतिक स्वरूप के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। और स्वरूप में मैंने आपको बताया था, जो उच्चावच होते हैं, उच्चावच यानी धरातल की स्थिति, उसमें 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम यहां पर स्टडी करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में 3 चीजें होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। और यहां देख लीजिए, हिमालय पर्वत हो गया, ये मैदानी भाग हो गया, ये पठार हो गया, और ये तटीय प्रदेश भी मैदानी भाग हो गया। यहां पे भी पर्वत हो गया, ये दोनों मैदानी भाग हो गए, और ये पठारी भाग हो गए। तो भौतिक प्रदेश का मतलब हुआ, जब आप लोग किसी भी क्षेत्र का धरातल के आधार पर अध्ययन करेंगे, भू आकृतिक यानी धरातल की आकृतियों के आधार पर उसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे, तो 3 बड़ी आकृतियां हम लोगों को दिखती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। और उस पर्वत, पठार और मैदान के आधार पर जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो उसको हम लोग भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ भौतिक प्रदेश और उसका एनालिसिस। अब क्या है इसकी उत्पत्ति, मूल नाम क्या है, मूल रूप से किससे उत्पन्न हुआ, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन। धन्यवाद, शुभकामनाएं, कल मिलते हैं।